कहते हैं कि किसी भी देश की असली ताकत उसके किसान और जवान होते हैं। और शायद यही वजह है कि भारत में नारा दिया जाता है कि जय जवान जय किसान। और किसान की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा जो अन्न उगाए जाते हैं वही लोगों का पेट भरते हैं। और जब लोगों का पेट भरता है तब जाकर के वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ता है। 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक और कार्यक्रम शुरू हो चुका है देश की शान हमारा किसान, जो कि इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के नाम से आप जान चुके हैं कि हम बात करेंगे खेती किसानी की, किसानों से जुड़ी तमाम जानकारियों की, कि कैसे जो हमारे किसान भाई बहन हैं आज के समय में वो खेती के तरीकों को परिवर्तित करके अपने जानकारियों के आधार पर अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं, बेहतर उपज पा सकते हैं। दोस्तों, जब हम खेती किसानी की बात करते हैं या अपने किसानों की बात करते हैं और उनके द्वारा उगाई जा रही फसलों की बात करते हैं, तो उनकी फसल बेहतर होगी या उसमें कुछ कमी रह जाएगी, ये इस बात पर निर्भर होता है कि वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और समय क्या है। क्योंकि अगर आप उचित समय पर उचित फैसला लेते हैं तो ही वो फैसला सही माना जाता है। हम कहें कि अगर गलत समय पे उचित फैसला भी लिया जाए तो वो फैसला उतना सही नहीं होता है या उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। इसलिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज समय का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हम आपको बताएंगे, चूँकि दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो जो खेती करना चाह रहे हैं कैसे करें, जो कृषि कार्य हैं दिसंबर माह में जो हो जाने चाहिए वो क्या क्या हैं, इस बारे में आज विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं सौमित्र केश पांडे सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज पर। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार अभिषेक जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपने हमको बुलाया और इसी बहाने से हम अभी दिसंबर माह की शुरुआत है, तो आज शुरुआत में ही आपने इस एपिसोड को रखा, इस विषय को रखा, क्योंकि इसको सुनने के बाद सभी किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दिसंबर का महीना बहुत ही क्रूशियल होता है इस संदर्भ में कि अब जैसे रबी सीजन की बात करें, रबी फसलों की बुआई लगभग अंतिम छोर पे है। कहीं कहीं पे जहाँ पे धान की कटाई लेट हुई है वहाँ पे भी बुआई चल रही है। और साथ में जो पहले फसलें बोई गई हैं उनमें हमको कई जो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटी है उसको करनी है। चाहे वो फसल बुआई के बाद सिंचाई हो, खरपतवार नियंत्रण हो, अन्य कृषि कार्य को किसान को रेगुलर करने हैं। तो अभी दिसंबर में किस फसल में क्या क्या कार्य करने हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी जैसे मैंने बताया कि गेहूं, जो क्योंकि आप अगर देखेंगे इस क्षेत्र में तो गेहूं सबसे ज़्यादा बोया जाता है और गेहूं की बुआई लगभग आपकी 50% से ज़्यादा हो चुकी है, किसान भाई कर रहे हैं। अब जितनी जल्दी किसान भाई गेहूं को बो देंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप बहुत देर से बुआई करेंगे तब आपकी उपज कम हो सकती है। बिल्कुल। तो सर, इसके साथ साथ कुछ और मुख्य फसलों के बारे में हम जानना चाहेंगे जो दिसंबर माह में बोई जाती हैं और उनकी खेती की जो उपज है उसको बेहतर पाने के लिए क्या क्या तरीके हमारे किसान भाई बहन अपना सकते हैं। पहले उन मुख्य फसलों के बारे में बताइए और फिर उन तरीकों पर हम बात करेंगे जिससे उनकी उपज बेहतर हो। हाँ, तो अभी जैसे दिसंबर माह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे जो मुख्य फसल है गेहूं है। अभी किसान भाई गेहूं में उनको क्या करना है वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपकी फसल कटने में लेट हो रही है या आपको लगता है कि क्योंकि नवंबर अब अंतिम चल रहा है, दिसंबर की शुरुआत है, तो दिसंबर की शुरुआत में अगर आप बुआई कर दे रहे हैं
तो बहुत बढ़िया है। अगर देर हो रही है तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जब आप बीज का चुनाव करते हैं तो किसान भाई के दिमाग में रहता है कि हम ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जो ज़्यादा उत्पादन दे, और जो ज़्यादा उत्पादन देती है निश्चित तौर पे उस फसल की जो ड्यूरेशन रहती है, अवधि रहती है, वो ज़्यादा दिन की होती है। लेकिन क्योंकि आपकी फसल अगर देर से है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा दिन वाली फसल का चुनाव ना करें, बल्कि आप जो मध्यम अवधि की है, अगर जैसे हम अभी बात करें कि उन्नत गेहूं की, तो बाजार में आपको शक्तिमान अन्नपूर्णा, शक्तिमान धनवर्षा जो कि मध्यम अवधि की है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत लंबे अवधि की फसल का चुनाव करेंगे तो क्या होता है कि जब फसल कटने का समय आता है, यानी कि आप देखेंगे मार्च अंत से अप्रैल के पहले सप्ताह में, उस समय तापमान बढ़ जाता है। और जो अगर लंबी अवधि की है तो उस समय फसल दुग्धावस्था में रहती है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि दाना सिकुड़ जाता है, जिसको हम अगर गाँव की भाषा में बोलें तो लोग बोलते हैं मरा दाना हुआ है। तो इसके लिए किसान भाई को चाहिए जल्दी बुआई करें, बीज दर थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि अभी जो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा के 45 किलो कर सकते हैं। और मध्यम अवधि की फसल का ही चुनाव करें, ना कि मतलब मध्यम अवधि की प्रजाति का चुनाव करें, ना कि बहुत लंबी अवधि की प्रजाति को बोएं। सर, कुछ प्रजातियों के नाम आप बता सकते हैं जो मध्यम अवधि के हों? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार में जो काफ़ी प्रचलित प्रजाति है, आप शक्तिमान का अन्नपूर्णा, धनवर्षा एक उन्नत बीज है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी उपज होगी और समय से तैयार हो जाएगी, और जो दाने आपको मिलेंगे सुडौल मिलेंगे, वजनी दाने मिलेंगे। सर, गेहूं के अलावा क्या कोई और ऐसी फसल है जो इस महीने में बोई जाए तो बेहतर होगा? अभी जैसे हम बात करें तो रबी वाली फसलें, आपको जो रबी हम बोलते हैं रबी सीज़न, वो अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है। तो रबी में जो बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, ये सारी फसलें। अभी आपका गन्ने की बुआई, जो शरदकालीन गन्ना है आपका, उसकी बुआई चल रही है, लगभग अंतिम अवस्था है। तो किसान भाई उसको भी ध्यान देना है कि जब हम शरदकालीन गन्ना बोते हैं तो हमको एक दिक्कत रहती है कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आगे ठंडी आएगी, तापमान गिर जाएगा, और शरदकालीन गन्ना आप देखेंगे फिर बढ़वार उसकी एकदम रुक जाती है। तो जब शरदकालीन गन्ना हम बोएं तो हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है कि इसका पोषण प्रबंधन, यानी कि इसमें जो उर्वरक डालें, किसी विशेष उर्वरक को ही ना डालें। कम से कम आप जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं उसके साथ साथ ऑर्गेनिक को भी आप उसमें शामिल करें, जिससे, क्योंकि गन्ना लंबी अवधि की है, लगभग अगर मोटा मोटी हम बोलें 12 माह की फसल है, तो अगर ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग, जैसे हम जो प्रचलित है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं किसानों के बीच में, पारसवीटा डायमंड, अगर किसान भाई 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर देंगे तो जो आपके मिट्टी में लाभकारी जीवाणु हैं, कीट हैं, उनकी संख्या को वो बढ़ाने में मदद करेगा। और जितनी, क्योंकि लंबे दिन की फसल है तो उस पूरे लंबे समय तक वो फसल में लाभकारी जीवाणु संख्या बढ़ाएगा, जिससे जो भी आप रासायनिक खाद देंगे उसको पौधा ले पाएगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। दूसरा, क्योंकि आने वाली ठंडी में गन्ने की बढ़वार, चाहे आपका बहुत ज़्यादा ठंडी हो या गर्मी हो, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। तो उस स्थिति से बचाने के लिए आप बुआई के समय पारस छिलका 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करें। तो आपका जो ये दुष्प्रभाव, जिस समय आपका ज़्यादा ठंडी में जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है गन्ने की फसल पे, वो नहीं पड़ेगा। तो इस समय किसान भाई ये 2 बात का ध्यान रखें। तीसरा, अभी जब आप कटाई कर रहे हैं गन्ने की, जो आपको पेड़ी के लिए गन्ना रखना हो उसकी कटाई देरी से करें और उसको नीचे से काटें। ऐसा ना हो कि ऊपर से काटें, एकदम ज़मीन तल से काटें। और ज़मीन तल से काटने के बाद जब आप पेड़ी रखें, पेड़ी में एक ध्यान दीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो पत्ती है, बस्ती है, उसको जला देते हैं। जलाइए मत, उसको मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करिए। मल्चिंग करने से क्या होगा कि खरपतवार भी कम उगेंगे और आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और मॉइस्चर भी लंबे समय तक रखे रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे गन्ना है, अच्छे अंकुरण की नमी होना जरूरी है। अगर आपके मिट्टी में
मल्चिंग किया हुआ है, नमी बनी है, तो अधिक अच्छा अंकुरण मिलता है। सर, आपने बताया जो भी मुख्य फसलें हैं जो दिसंबर माह में लोग बुआई कर सकते हैं जिसकी, अगर हम गेहूं की फसल की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी बुआई करते हैं, बीज प्रबंधन का क्या रोल होता है अच्छी फसल पाने के लिए, और गेहूं में क्या कर सकते हैं? बीज प्रबंधन का सबसे मुख्य आधार है, क्योंकि बीज को बोलते हैं किसी भी फसल का आधार, और आधार मतलब नींव। अगर नींव कमज़ोर रहे तो आप कुछ भी लगा लें तो आपकी मंजिल बढ़िया नहीं बन सकती है, इमारत अच्छी नहीं हो सकती है, कभी भी डामाडोल हो सकती है, हल्का सा भी झटका लगे। तो इसीलिए बीज का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है कि बीज ऐसा खरीदें जो सर्टिफाइड हो, यानी कि वो अच्छा बीज हो, अच्छी दुकान से खरीदें कि जहाँ पे आपको डुप्लीकेसी या गलत बीज ना मिल पाए। और जो मैं सबसे मुख्य बात बोल रहा कि आपको प्रजाति का चुनाव करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, खासकर अभी जब आपकी बुआई थोड़ी सी देर हो गई है। इस समय आप मध्यम अवधि की ही प्रजाति का चुनाव करें, या जो आपकी अल्प अवधि की प्रजाति है उसका चुनाव करें। ये तो हो गया आपका बीज का प्रबंधन। गेहूँ में एक और बहुत बड़ी समस्या आती है जिसको किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं, और आपके माध्यम से निश्चित रूप से उनको लगेगा कि उनके मन की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि केजी में गूंज जो नहीं बता पाते हैं, चाहे चिकित्सा की हो या खेती हो, उनके सामने वो भी रखता है। तो हर दर्द जब केजी में बात करता है उनको लगता नहीं मेरे दर्द की बात हो रही है, और उसके बाद जब दवा बताता तो वो खुश हो जाते हैं कि यही है कि हमारा निदान पूरा है और हमको खुश रखता है, स्वस्थ रखता है और समृद्ध रखता है, क्योंकि खेती से तो उनकी खुशहाली और बढ़ती है। तो गेहूं में खरपतवार की समस्या बहुत होती है, और एक खरपतवार जो सबसे याद आता है उसको बोलते हैं गेहूं का मामा। और मामा और भांजे का तो आप देखते होंगे कि महाभारत में भी भांजे को मामा ले गए। तो गेहूं के मामा से बचाने के लिए किसान भाई को उसका निदान जो जरूरी है, और उसको कंट्रोल करने के लिए दो समय कर सकते हैं नियंत्रण। एक तो है जब आपकी फसल पहली सिंचाई के बाद 30 से 35 दिन पे हो, तो उस समय आप दवा डालें, जो जैसे क्लोडिनोफॉप है उसको डाल सकते हैं। आपको बाज़ार में अगर बोले डिनोपार के नाम से आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन हो जाती है, उस समय दवा जाती है, तो उस बीच में जो भी खाद आपने खेत में डाली है उसको पौधा ले भी लेता है और खरपतवार भी लेता है। इसीलिए क्या किया है वैज्ञानिकों ने, एक नई दवा बनाई है पायरोक्सासल्फोन, जिसको शक्ति सल्फोन के नाम से भी बोलते हैं। इसको बुआई के समय, जैसे आपने गेहूं की बुआई की, बुआई करने के 0 से 3 दिन के भीतर आपको स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि लोगों को लगता है नहीं दवा है, पानी है, इसको खेत में डालना है, लेकिन कैसे डालना है उस आधार पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप क्लास गए और ध्यान नहीं देके नहीं पढ़ रहे हैं तो बोले हम भी तो क्लास गए थे लेकिन क्यों नहीं हुआ, टीचर वही, सब कुछ वही, लेकिन कम समझ में आया। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आप जो दवा है 60 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसको 200 लीटर पानी में घोलना है। घोलने के बाद उसको स्प्रे करना है। और स्प्रे कैसे करना है, एक फ्लैट पैन नोजल होती है, हर्बिसाइड का स्प्रे हमेशा उसी से करना चाहिए। तो उसको पूरा आप स्प्रे कर दीजिए, और स्प्रे करने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी कोई दवा का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल करने के पहले और बाद दोनों समय टैंक और नोजल को बढ़िया से साफ करें, वरना कई बार समस्या आ जाती है। तो स्प्रे करने के बाद हमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका परिणाम अगर अच्छा देखना है तो जब आपकी फसल 21 दिन की हो जाए, जिसको अगर हम बोल रहे हैं वैज्ञानिक भाषा में CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, इस अवस्था पे गेहूं को अगर एक भी पानी देने की क्षमता है तो वैज्ञानिक बोलते हैं इसी अवस्था पे देना चाहिए। तो 21 दिन पे पानी देने के बाद हम उस पर बहुत ज़्यादा चले ना, जब सूखे, क्योंकि जहाँ क्रैक्स होगा वहाँ से आपका खरपतवार निकल सकता है, तो उस पर चलना नहीं है। तो आपका ये जो शक्ति सल्फोन है बहुत बढ़िया नियंत्रण प्रदान करता है। गेहूं के मामा, जिसको अन्य भी नाम है, जैसे मेडुसी भी बोलते हैं, गुली डंडा भी बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम फेल्ड्रिस माइनर है। ये तो हो गया खरपतवार, खासकर गेहूं के मामा का। तो गेहूं के मामा आते हैं तो साथ में कभी कभी अन्य खरपतवार भी आते हैं, जिनको हम चौड़ी पत्ती के बोलते हैं। गेहूं के मामा सकरी पत्ती के, चौड़ी पत्ती के। तो अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो कई दवाएं हैं
ये लगभग वही 30 से 35 दिन पे पड़ेंगी। जैसे आप बोलें अब मेटसल्फुरान मिथाइल, जिसको वर्टिमान सी के रूप में भी बाज़ार में आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी खेत में दोनों हैं, गेहूं का मामा भी है, चौड़ी पत्ती भी है, तो एक दवा आती है एम्पायर, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समय वही 30 से 35 दिन की अवस्था में, जब आपका खरपतवार वही 3 से 5 पत्ती का हो, उस समय आप इस्तेमाल करें तो आपका बढ़िया कंट्रोल होगा। सर, खरपतवार के लिए तो आपने जो भी तरीके बताए, निश्चित तौर पर वो हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपनाएंगे खेती को बेहतर बनाने के लिए। कुछ कीटों की बात करें कि इस मौसम में, चूँकि ठंड का मौसम होता है, दिसंबर का जो महीना है, तो इस समय जो कीट हैं या जो अन्य रोग हैं जो हमारी फसलों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनसे कैसे बचा जाए? कीट की जहाँ तक हम बात करें, अभी जैसे जो गेहूं की, जैसे मैंने बताया, बुआई चल रही है, या आपका गन्ना का जो शरदकालीन गन्ना है उसकी बुआई चल रही है, तो बुआई के समय जो दीमक होता है या कटवर्म होता है, उसकी दिक्कत ज़्यादा आती है। तो जब भी किसान भाई बुआई कर रहे हों तो उस समय वो कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम बाज़ार में बात करें, फिप्रोनिल टेक्निकल आता है, जिसको प्रोस्पो जीआर के नाम से मिल सकता है, या एक नया है शक्ति प्रोस्पो अल्ट्रा, उसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, जो कि आपका 8 से 10 किलोग्राम शक्ति प्रोस्पो लगेगा, और शक्ति प्रोस्पो अल्ट्रा आपका 2 से 4 ग्राम फसल के अनुसार किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। अभी जो फसलें हैं, अभी फसल तो जिसकी बुआई हो रही है वो तो मैं बात किया, लेकिन जो अभी फ्रूटिंग स्टेज में हैं, जहाँ पे फल आ रहे हैं, जैसे आप बाज़ार जा रहे होंगे, मौसम बढ़िया है, सबको कोई बाटी चोखा बनाता है, कोई गोभी की सब्जी का आनंद लेता है, पराठे खाने हैं, तो आप गोभी लेते हैं ना, तो आप उसमें देखते हैं कभी कभी आपको कीड़ा मिल जाता है। बिल्कुल। तो जो हमारी फसल अभी जो फ्रूटिंग स्टेज में है, जिसमें फल आ रहे हैं, अगर उसमें आपको दिखता है कि कीड़ा है, और किसान भाई को तो तोड़ते समय पता ही चल जाता है, तो उनके खेत में ये पता है कि अगर कीड़े वाला हम गोभी देंगे तो उसका दाम नहीं मिलेगा और लोग लेंगे नहीं। तो अगर आपको दाम पाना है तो आपको अच्छा गोभी बेचना पड़ेगा, और अच्छे गोभी का मतलब है कि जिसमें कीट ना लगा हो। तो अगर आपके खेत में कीट का प्रकोप हो तो आपकी एक दवा आती है नुवा ईएम, जिसका टेक्निकल है, रासायनिक उसमें जो तत्व है नुवालुरान और इमामेक्टिन है। इसको आप स्प्रे करें 350 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से, तो जो भी आपके काटने वाले कीट हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप बैगन की बात करें, अगर आप गुड़ाई कर रहे हों तो उस समय आप मिट्टी में मिला सकते हैं शक्ति प्रोस्पो अल्ट्रा, या आपका शक्ति फर्ट आता है या फर्टागो आता है, जिसमें रासायनिक अलग अलग रसायन होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्प्रे के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट हैं, यानी कि जो कीट हैं, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, सुंडी के रूप में कहीं कहीं बोलते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए नुवा ईएम का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन कारगर होगा। सर, जैसे कि एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी आपने शुरुआत में कहा था कि सही समय पर अगर आप बीज बोते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसे कुछ और फसलों की हम बात करें, मक्का है, गेहूं है, या इसके अलावा कुछ अन्य सब्जियां भी होंगी जो इस मौसम में बोई जाती होंगी, तो थोड़ा सा गेहूं के लिए हम जानना चाहेंगे या मक्के के लिए कि समय क्या सही है, किस समय तक बुआई हो जानी चाहिए? अगर हम गेहूं की बात करें तो लगभग जो वैज्ञानिक बोलते हैं अक्टूबर द्वितीय पखवाड़ा से हम शुरू कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिसंबर तक बुआई कर लेनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि कटने का समय लगभग अप्रैल में, देखिए आप एक साथ गेहूं पूरा कटता है, ठीक है, तो उस समय क्या है कि हमको अच्छा गेहूं नहीं होता है, भूसा की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि वो पहले सप्ताह तक अब गेहूं की बुआई पूरी कर लें। गन्ने की बुआई अभी चल रही है, टेम्परेचर सही जब तक दिख रहा है तब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर तापमान पे क्या होगा कि आपका अंकुरण गन्ने का बढ़िया नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जियों में भी अगर हम बात करें तो गोभी की या आपका टमाटर का, इनकी बुआई आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कई जैसे आप देखेंगे अगस्त से लगाना किसान भाई गोभी शुरू कर देते हैं। पहले जो लगाते हैं उनका दाम ज़्यादा मिलता है, बाद में थोड़ा सा दाम कम मिलता है, लेकिन वो लगा सकते हैं।
इसमें क्योंकि आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो सब्जियों में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सब्जी जहाँ बात आती है, सब्जी हमेशा दाम जो है ना किलो के हिसाब से नहीं मिलता है, मिलता है क्या है कि चमक के हिसाब से। 10 आपका फूल गोभी रखी है, एक आपको पसंद आती है, पूरा बढ़िया एकदम सफ़ेद है, लग रही है, उसमें एकदम पूरा कसा हुआ आपका जो गोभी है, ठीक है, उसको आप लेना चाहते हैं। यानी कि सब्जियों में क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। चाहे चमक हो या उसका शेप सही हो, रंग सही हो, आकार जैसे मैंने बताया वो सही होना चाहिए। और इसको पाने के लिए आपको जब आप सब्जी लगा रहे हों या ऊपर से खाद डाल रहे हों, तो उस समय ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करना जरूरी है। जरूरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका उद्देश्य, अगर आप सब्जी के किसान हैं, आपका उद्देश्य है पैसा कमाना, और पैसा तभी मिलेगा जब आपके ग्राहक को आपकी सब्जी पसंद आए। तो इसीलिए जब किसान भाई अपनी सब्जी की बुआई कर रहे हों, तो उस समय रासायनिक के साथ साथ वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे आप गोभी कर रहे हैं, गोभी अभी काटिए तो आपको कभी कभी उसके बीच में पूरा छेद दिखता है, तो वो क्या होता है, बोरान की कमी से होता है। और जब उस गोभी को खाएगा तो उसके अंदर भी बोरान नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से किसान भाइयों को चाहिए कि जब सब्जियों की खेती कर रहे हों, तो रासायनिक खाद के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हों, चाहे बोरान हो, जिंक है, सल्फर है, इनका प्रयोग करें, और ऑर्गेनिक खाद भी जरूर डालें। तो इससे आपकी गोभी जो होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ना सिर्फ देखने में बल्कि उसको खाएंगे तो भी वो अच्छा होगा। इसका मैं सबसे ज़्यादा उदाहरण बताता हूँ कि कभी कभी सुनने में आता है कि पहले जो खाते थे उसमें दम होता था, आज तो पेट भर जाता है लेकिन शरीर में लगता नहीं है। फिर वहीं पे बात मैं आऊँगा जो मैं बार बार बोलता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ मेरी ये रहती कि संदेश मेरे किसान भाइयों तक जाए कि आप अगर बीमार मिट्टी से उत्पाद तैयार करेंगे तो आप खा तो लेंगे लेकिन उसमें उत्पाद नहीं रहेगा। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर नहीं है तो जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा उसमें नहीं बनेगा। इसीलिए जब आप खेती कर रहे हों तो हमेशा गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि आप संपूर्ण और संतुलित उर्वर प्रबंधन करें। संपूर्ण का मतलब हो गया कि हर तरीके के जो पोषक तत्व हैं मिलने चाहिए, और संतुलित का मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतने में ही दीजिए। अगर आप ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, आपकी लागत बढ़ेगी, कम देंगे उत्पादन होगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में चाहे आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी हो, समाज हो, संतुलन जहाँ पे नहीं है वहीं पे समस्याएं हैं। और आज दुर्भाग्य से हमारे कृषि में संतुलन, इस खासकर मृदा का, वो बिगड़ रहा है। तो इसीलिए हमको संतुलन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि बुआई कर रहे हो तो आपको किसी विशेष पोषक तत्व पे नहीं जाना है, आपको संपूर्ण और संतुलित इस पे बहुत ध्यान देना है। सर एक चीज़ हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि चूँकि जो दिसंबर का महीना है, ठंड इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पाले का प्रकोप कब फसलों पर दिखाई देता है और क्या उसके संकेत होते हैं और कैसे उनसे बचा जाए? बहुत सही सवाल आपने पूछा कि पाला अगर ठंडी है, ज़्यादा बढ़ रही, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, तो पाले का प्रकोप किसान देखता है। लेकिन समस्या है, पहचान तो जाता है कि पाला लग रहा है, लेकिन वो करे क्या करे। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पाला लगे सबसे बढ़िया है कि हल्की सिंचाई करते रहें। हल्की सिंचाई करेंगे तो पाले का असर फसल पे बहुत कम हो जाएगा। पहला है करें। दूसरा है जो सल्फर के फर्टिलाइज़र हैं, जैसे आपका जो WDE सल्फ़र है, अगर आप इसको बुरकाव करेंगे, इसको टॉप ड्रेसिंग करेंगे, तो इससे क्या होता है कि सल्फ़र भी कमी दूरी हो जाती है और साथ में आपको पाले से भी बचाता है। तो ये दो तरीका है। और पहला वाला जो मैंने बताया सिंचाई का, कई किसान भाई इसको पालन भी करते हैं और कई किसान भाई थोड़ा सा आलस्य कर जाते हैं। तो मेरा है कि ऐसा न करिए कि सिंचाई एक बार तगड़े से कर दिए, हल्की सिंचाई करिए। ज़्यादातर फसलों को नमी चाहिए, पानी भरा होने से उनको नुकसान होता है, इसलिए सिंचाई बार बार करिए, लेकिन एक साथ आप मत करिए कि हम पूरा भर दे रहे हैं तो कुछ दिन तक चलेगा, ऐसा मत करिए। सर इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ों को भूल रहे हों तो थोड़ा आप बताइए कि दिसंबर के महीने में किसान भाई बहनों को किस तरह से और तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी, तो अपनी फसलों को लेकर के वो कैसे सतर्क रहें और क्या अलग अलग फसलों पे अलग अलग उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है? इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे रबी में बुआई का समय
लंबा रहता है। तो आप हमेशा अपने फसल की अवस्था देख के आप कृषि कार्यों का निर्धारण करें। जैसे आपने गेहूं की बुआई कब है, उसी हिसाब से आपको, जैसे मैंने बताया कि खरपतवार नियंत्रण अगर बुआई के बाद करना है तो 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो जाए उस समय प्रयोग करें। कभी कभी किसान भाई सोचते हैं कि देर हो गया, सिंचाई नहीं कर पाए, बाद में करते हैं, उसके बाद करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो खरपतवार है वो थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा हो जाता है, तो वो दवा काम नहीं करती है। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण में मैं बहुत सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि किसान भाई ये थोड़ी सी गलती करते हैं कि एक ही उत्पाद उनको पसंद आ गया, काम किया, तो सोचते हैं 60-10 साल इसी उत्पाद को इस्तेमाल करें। लेकिन खरपतवार के संदर्भ में ये बात बिल्कुल गलत है। आप खरपतवार नाशी बदल बदल के करें, कंपनी नहीं, उसका जो टेक्निकल है उसको बदल के करें, तो उससे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो नहीं डेवलप हो पाता है और अच्छा काम होता है। दूसरा, जब आप स्प्रे करें मौसम खुला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश हो रही है उस समय आप स्प्रे कर रहे हैं, बहुत ख़राब मौसम उस समय करें। आप क्या कर सकते हैं, 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो जैसे आपके खेत में बहुत ओस है तो एक देसी मेथड बताता हूँ आपको। रस्सी लीजिए और उसको क्या करिए, गेहूं में थोड़ा सा नीचे करके लेते जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ओस रहेगा वो गिर जाएगा। 1 घंटे बाद स्प्रे करिए। दूसरा एक काम और कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट आता है, बहुत महंगा नहीं आता है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पे आपका जो एग्रो केमिकल इस्तेमाल किया है उत्पाद, वो जाके वहाँ पे चिपकेगा, ज़्यादा कारगर होगा। तो ये किसान भाई अगर इसका ध्यान रखेंगे तो खरपतवार नियंत्रण बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, खरपतवार नियंत्रण में आप ध्यान रखिए कि जो खुराक है उससे कम इस्तेमाल न करिए, वरना क्या होगा कि खरपतवार पीला होके फिर से जिंदा हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अंतिम जो मैं बोलूँगा खरपतवार में, जो किसान भाई कभी कभी करते हैं, बोले कि हम डाले जल गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पहले कोई ऐसी दवा का इस्तेमाल हुआ हो जो नॉन सिलेक्टिव हो, यानी कि सभी को मारने वाला हो, तो उस और धुला ना हो, तो फिर क्या करता है, वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने के पहले और बाद जरूर टैंक को धुल लें और सही नोजल का जो फ्लैट पैन मैंने बोला है उसको इस्तेमाल करें, तो खरपतवार नियंत्रण बेहतर होगा। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस पे, क्योंकि अभी मुख्य फसल किसान भाइयों की गेहूं है, और गेहूं में खरपतवार नियंत्रण अगर सही से नहीं कर पाए तो उनकी उपज 20 से 40% तक कम हो सकती है। तो किसान भाई आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सर, कीटनाशकों का जब भी किसान भाई बहन छिड़काव करते हैं तो उनको व्यक्तिगत तौर पर किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? कीटनाशक ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बताते हैं कि कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, लेकिन किसान भाई को जो आपने बोला व्यक्तिगत जो ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। कभी कभी क्योंकि वो तो जहर है, दुष्प्रभाव अपने ऊपर पड़ सकता है। तो जब कभी भी आप कीटनाशी का प्रयोग करें, आप ध्यान रखें कि फुल शर्ट, अगर ग्लव्स वगैरह आपके पास नहीं है, क्योंकि किसान भाई के पास नहीं होता है, तो कम से कम आप फुल स्लीव वाली, पूरी बाह वाली शर्ट पहन के ही स्प्रे करें। दूसरा है, जब आप स्प्रे कर रहे हो, हवा की उल्टी दिशा में कतई न करें, वरना वो वापस होके आपके चेहरे पड़ सकता है, नुकसान कर सकता है। तीसरा कि जब आप स्प्रे कर रहे हों तो कभी कभी किसान भाई गलती क्या करते हैं, बच्चे को छोटे हैं उनको बोल देते हैं ये दवा दे दो, हम कर लेते हैं, मांग लेते हैं। तो आप बच्चों से हमेशा रसायन को दूर रखें उनकी पहुंच से, और इसको जब स्टोर करें घर में तो आप ऐसी जगह पे करें, ज़्यादातर करिए बाहर हो और जहाँ पे बच्चों से पहुंच ना हो। अगर आपको कोई मान लिया गलती से कुछ लगता है तो आप स्प्रे करने के बाद हाथ मुंह को साबुन से भली भांत धुल लें, और अगर कोई समस्या आती है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। खासकर अगर आप हाथ मुंह धुलेंगे, फुल वहाँ का पहनेंगे तो कोई समस्या नहीं आती है। तो किसान भाई को लगता है नहीं, ये तो हम रोज़ खेती करते हैं, हम इसके तो आदती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, हमारे लिए भी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो व्यक्तिगत सावधानियां हैं इनका भी पालन करें, जिससे आप कीट नियंत्रण के साथ साथ अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ। और ये जैसा कि आपने कहा कि हम आदती हैं, किसान भाई बहन ये सोचते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर देखा सर यही जाता है कि जो जिस काम में माहिर होता है उससे उसी काम में गलती होती है, क्योंकि वो हमेशा वही काम कर रहा होता है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा किसी को गारंटी मत लीजिए। हाँ।
आपको जो बताया गया है, जैसे बताया गया है, आप पालन करिए। आप जानते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं, उसकी गारंटी मत लीजिए इसको इस तरीके से नहीं, अगर दूसरे तरीके से करें। कभी कभी ये संभावना रहती है कि जैसे आपने बताया कि दुर्घटना पूछ कर नहीं आती है, इसलिए जो बताया गया है उसी तरीके से करें। इसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। जी। जैसे गेहूं की सिंचाई, जब भी हम किसान मीटिंग बोलते हैं, आपको यकीन नहीं होगा 60 से 70% किसान बोलते हैं 21 दिन पे, लेकिन हम पूछते हैं आपने कब सिंचाई की, बोलते हैं 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया। और जब पहली सिंचाई अगर लेट हुई तो आपका उत्पादन बहुत गिरता है। तो पहली सिंचाई किसान भाई 21 दिन पे गेहूं में जरूर करें। सर, पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के बीच में कितना अंतराल रहना चाहिए? लगभग आपका 15 से 20 दिन का अंतराल करना चाहिए। सामान्यतः गेहूं की अगर पूरे फसल चक्र में देखें तो 5 सिंचाई करनी रहती है, जिससे अच्छी फसल आपको मिलेगी। जो कम दिन की है फसल, उसमें कभी कभी एक सिंचाई कम हो लग सकती है। बिल्कुल सर, तो आज आपने दिसंबर माह के मुख्य कृषि कार्यों के बारे में बताया, और कुछ और बातें चलते चलते अगर आप इसमें जोड़ना चाहें, किसानों के लिए कुछ संदेश हो, तो निश्चित तौर पर आप अपनी बात को यहाँ पे जोड़िए। बिल्कुल, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। ये तो हमने बात कर ली, जो अनाज वाली फसलें, गन्ने की बात कर ली, सब्जियों की बात कर ली, लेकिन जो हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाई सुन रहे हैं, अभी आंवला तुड़ाई का समय हो गया है, तो उसको समय से तोड़ें और बाज़ार में अच्छा भाव मिल रहा है, अभी बिक्री करें। साथ में क्योंकि आज ये KGU में गूंज लखनऊ में है और हमारा मलिहाबाद दशहरी आम के लिए विख्यात है। तो हमारे जो आम के बाग हैं, उनकी रखरखाव बढ़िया से करें। उनको अभी खाद देने का समय आएगा, खाद आपको अच्छे से दें, जो वैज्ञानिक बताते हैं। साथ में जो कीट हैं उनका नियंत्रण करें। तो हमको सिर्फ फसल नहीं, साथ में हमारे जो बाग हैं उनका भी नियंत्रण कैसे करना है, उसको भी ध्यान रखें। अभी बात हो रही कि अगले आने वाले एपिसोड में हम लोग फूलों की खेती के बारे में बताएंगे, और जो फलों की है, आम की, उस पर अलग से भी चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आज आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए और दिसंबर माह के मुख्य कृषि कार्यों के बारे में आपने चर्चा की, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद। आपने हमको ये अवसर दिया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी आवाज़, अपनी जो जानकारी है, आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि ज्ञान का तभी कीमत है जब सही आदमी तक पहुंचे और उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि पहुंच गया, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो बताने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो समस्याएं मैंने बताई उनसे आप जूझ रहे हैं, इसको आप अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, आपको अधिक आय होगी। धन्यवाद।